हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मेरा नाम आकाश सिंह यादव है। जैसा आप सबको पता है कि पास्ट में 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे एमसीक्यू के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, जिन्हें मैंने कवर किया है और अच्छे तरीके समझाया उन्हें। तो आज उसी का हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जो कि हमारा पार्ट 5 है, और इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा होंगे। और ठीक है, और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इससे मैं आपको ये बोल सकता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते ही हैं। ये जो 6 से 7 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और इनका लेवल अच्छा होगा। पहले आप ये कोशिश करो क्वेश्चन का आंसर खुद दो, एंड इसके बाद आप अपने मार्क्स लिखो, जितने भी आप मार्क्स स्कोर कर रहे हो। 6 या 7 क्वेश्चन जितने भी हैं आपके, उसमें कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो या किसी यूनिट के नोट्स चाहिए हो, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में देख लो। मैंने डिस्क्रिप्शन में पर्टिकुलर नेम दिया हुआ है, आप उससे मुझे फॉलो करो, ठीक है। और डेली क्यूज़ होती है वहाँ पे, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ EBIT इज ऑन एट विच? ऑप्शन ए EPS इज 1, ऑप्शन बी EPS इज इन्फिनाइट, ऑप्शन सी EPS इज 0, ऑप्शन डी EPS इज निगेटिव। देखो, इसमें ये बोला गया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट हो या ब्रेक इवन लेवल जो होता है, वहाँ पे EBIT क्या होगा, ठीक है। तो EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम आप इसका पर्टिकुलर टॉपिक का कंसेप्ट समझेंगे कि आपका लीवरेज क्या होता है, फिर इसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आए हुए हैं लास्ट ईयर। काफ़ी सारे पेपर्स में मैंने ये पर्टिकुलर काफ़ी एनालिसिस किया है, तो मैंने पाया है कि 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 3 या 4 साल में इसमें मिले हैं मुझे। तो मैंने इस टॉपिक को कवर किया। तो हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। लीवरेज क्या होता है? लीवरेज इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एंड इसकी जो डिफिनेशन होगी, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और फंड्स फॉर विच पेज फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड रिटर्न। तो देखो, लीवरेज का जो कंसेप्ट था ये आपका फिजिक्स से लिया गया है, और आपको मैंने ये चीज़ बताई थी लेक्चर 1 में। जो हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला जो है आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है आपका फाइनेंशियल डिसीजन, तीसरा जो है आपका डिविडेंड डिसीजन। तो लीवरेज जो है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आता है, फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है। और लीवरेज का कंसेप्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड है, या तुम्हारा फिक्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है कि फिक्स एक्सपेंसेस जो होते हैं टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और उन फिक्स्ड एक्सपेंसेस से कंपनी को क्या, या पर्टिकुलर शेयर होल्डर को क्या प्रॉफिट होता है। लीवरेज में हम लोग यही बताते हैं कि लीवरेज में बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें भी ये हेल्प करता है कि कितना डेट रखना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में, कितना आपको इक्विटी रखना है, मतलब कितना आपका खुद का पैसा होगा एंड कितना आपका पर्टिकुलर आप उधार का पैसा लोगे, ठीक है। तो लीवरेज का जो कंसेप्ट है वो फिक्स एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो कंपनी की प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो जो लीवरेज होता है वो आपका 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का कंसेप्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, 2 टाइप की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो 2 टाइप की कॉस्ट होगी आपकी हमेशा, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करेंगे तो जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा, तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज सोज लेफ्ट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। पहला पॉइंट देखो, बैलेंस शीट के बारे में आप जानते होंगे, एक राइट साइड होती है जिसमें आपकी सारे पर्टिकुलर जितने भी लाइबिलिटीज होती हैं वो आती हैं, एक लेफ्ट साइड होती है जितने एसेट आते हैं। जो आपके एसेट का साइड होता है वो बैलेंस शीट में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज किस साइड से होता है बैलेंस शीट की, लेफ्ट साइड की राइट साइड। तो उसमें आपका जो एसेट्स होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज हमेशा रिलेटेड टू होता है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट हमेशा जब आपकी इनकर्ड होती है तो आप एक फिक्स्ड एसेट लेते हो, ठीक है। जैसे आपकी मशीनरी हो गई, लैंड हो गई, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। या आपका पर्टिकुलर कोई ऐसा एसेट जिसको आपको सेल करना, जो आपका पर्पस नहीं होता, फिक्स एसेट वो एसेट होता है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा पॉइंट
परसेंटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट इन बैलेंस शीट और कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दो एग्जांपल लेते हैं। एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। कैपिटल इंटेंसिव जो इंडस्ट्री होगी वहां पे आपका ऑपरेटिंग लीवरेज ज्यादा होगा। जहां पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री होगी वो बेसिकली मशीनरी पे ज्यादा काम करती है, वहां पे लेबर की कम जरूरत होती है, बहुत ज्यादा ऑटोमेशन की बात होती है, वहां पे पर्टिकुलर काफी महंगी महंगी एक्सपेंसिव मशीनरी होती हैं। ठीक है, और जो आपकी लेबर इंटेंसिव होगी उसका हमेशा ऑपरेटिंग लीवरेज कम होगा। ठीक है, और ये जो रिलेटेड होती है हमारी बिजनेस रिस्क से होती है, रिलेटेड टू बिजनेस रिस्क। ठीक है, अब इसका जो एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपकी सेल्स हुई, सेल्स में जब आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में जब आप फिक्स कॉस्ट को लेस करोगे तो आपका ईबीआईटी आता है, और इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसके दो फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला जो होता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू, एंड दूसरा जो फॉर्मूला होता है सिर्फ ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगर आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होगी तो आपका कोई भी ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि होता क्या है कि जब आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, अगर सेल्स में थोड़ा भी इफेक्ट होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपकी ईबीआईटी पे होता है। ठीक है, क्योंकि अगर सेल्स जैसे आपकी मान के चलो कुछ भी है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, पर्टिकुलर ऑपरेटिंग लीवरेज हाई है, तो ऐसी टाइप की इंडस्ट्रीज़ में अगर सेल्स में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन होता है तो वो बहुत इफेक्ट करता है कंपनी की प्रॉफिट में। अगर थोड़ा भी इंक्रीज हुआ सेल्स में तो वो भी इफेक्ट करेगा, आपका ईबीआईटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगर थोड़ा भी आपका सेल्स कम होगा तो आपका ईबीआईटी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बहुत नीचे जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस ये चीज़ पे फोकस किया गया है कि आपकी जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसमें फिक्स कॉस्ट के क्या एडवांटेज हैं, आप क्या उसके एडवांटेज ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हम बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपका नो प्रॉफिट या नो रेवेन्यू होता है, या आप ये भी बोल सकते हो टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, जहां पे आपकी सेल्स जो है रेवेन्यू के बराबर हो जाती है, या आप ये भी बोल सकते हो टोटल सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, जहां पे आपका मतलब टोटल कॉस्ट जो आपकी फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट निकल आए, वो जो आपके सेल्स के बराबर हो जाए। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीआईटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझो अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, ऐसा लेवल ऑफ सेल्स का इतने यूनिट आप सेल्स कर दो कि आपका ईबीआईटी 0 हो। इसका मतलब ये है कि जहां पे आपका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सब कवर हो जाए, वो पॉइंट आपका ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। आपका इसमें फॉर्मूला भी दिया गया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट आपका ईबीआईटी होता है। यहाँ पे ईबीआईटी 0 आ जाएगा, सिंपल सा। आप इसको ऊपर देख सकते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपका कंट्रीब्यूशन आया, फिर कंट्रीब्यूशन आ गया आपका, फिर आप फिक्स कॉस्ट करोगे तो ईबीआईटी आएगा, तो ईबीआईटी आपका 0 हो गया, तो वही आपकी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा फाइनेंशियल लीवरेज, और इस पे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या होता है। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। इट शोज राइट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसका मतलब ये होगा कि आपका जो फाइनेंशियल लीवरेज होता है वो हमेशा राइट साइड से होता है। राइट साइड जो होती है आपकी लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट के। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी होती है कंपनी के तरफ पास। ठीक है, जब आप एंड नेक्स्ट पॉइंट जो है यूज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। आप जब अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट या उधार का पैसा यूज करोगे तब आपका फाइनेंशियल लीवरेज आता है। फोकस ऑन ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, आपने चीज़ें समझी, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। फाइनेंशियल लीवरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ऐसा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना जहाँ पे शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो, जहाँ पे शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अर्निंग पर शेयर मिले। ठीक है, मेन काम यही होता है फाइनेंशियल लीवरेज का। देखो होता क्या है कि इसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा आगे अगर ये क्वेश्चन आता है। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं हम बात करते हैं फाइनेंशियल फाइनेंशियल लीवरेज का सिर्फ इतना मतलब होता है यूज ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर
आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई डेट नहीं होगा, कोई उधार का पैसा नहीं होगा, तो आपका पर्टिकुलर फाइनेंशियल लीवरेज जीरो होगा और फाइनेंशियल रिस्क जीरो होगा। ये जो रिलेटेड होता है फाइनेंशियल रिस्क से, और जो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज होता था वो बिजनेस रिस्क से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इसका सिंपल सा फॉर्मूला है ईबीआईटी। आपका ईबीआईटी आ गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर आप इसमें इंटरेस्ट माइनस करोगे तो आपका निकलेगा पीबीटी। पीबीटी मतलब हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आप उसमें टैक्स माइनस करोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। देखो इसमें एक ये एडवांटेज होता है डेट का, हमेशा एक ये एडवांटेज होता है, जब आप डेट यूज करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब आप इंटरेस्ट दे दोगे तो वो टैक्स डिडक्टेबल सोर्स हो जाता है। पहले क्या था, मान के चलो आपका कोई आपकी ईबीआईटी 500 रुपए थी, 500 रुपए थी, आपने कोई डेट यूज नहीं किया तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी 500 आ गया, ठीक है। फिर 50% आपका टैक्स लग रहा है सीधे सीधे, ये मान के चलते हैं, तो आप 250 रुपए टैक्स दे दोगे, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 250 रुपए बचा। फिर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट यूज कर लिया, इंटरेस्ट मतलब पर्टिकुलर डेट यूज कर लिया, डेट में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। जब आप इंटरेस्ट दोगे, ये मान के चलो आपका जो वही ईबीआईटी 500 आ गया, फिर आपने 100 रुपए इंटरेस्ट दे दिया तो 400 रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा। फिर आपने 50% टैक्स दे दिया, 50% अगर टैक्स दे दिया तो 200 रुपए टैक्स दिया। वहां पे पहले वाले ऑप्शन में आपको 250 रुपए टैक्स देना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ आपको 200 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे आपका 200 रुपीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है फाइनेंशियल लीवरेज का, ये एडवांटेज होता है कि ये टैक्स को मिनिमाइज करता है और एक ऐसा ऑप्टिमम मतलब डेट और इक्विटी का ऐसा मिक्सचर बना लो जहां पे अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम होता है। एक लेवल के बाद ये माइनस भी होने लगता है, आप ज्यादा डेट यूज करोगे तो फिर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम भी आएगी। लेकिन ये एक लेवल, एक ऐसा लेवल डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में या कैपिटल स्ट्रक्चर में कि मतलब कितना हम डेट यूज करें और कितना पर्टिकुलर इक्विटी यूज करें, तो हमारा अर्निंग पर शेयर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैक्सिमाइज होता है। इसीलिए हम लोग फाइनेंशियल लीवरेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं। इसका मेन फोकस होता है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है। अब हम अगली इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, सॉरी ये एफ होगा, वो नहीं होगा। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एंड परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। एंड फिर इसके बाद आपका फाइनेंशियल लीवरेज होगा, ये ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं होगा, वो धोखे से बन गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब अगला कंसेप्ट की बात करते हैं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। देखो ब्रेक इवन पॉइंट मैंने बताया था, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब इसमें बात करते हैं लेवल ऑफ ईबीआईटी विच इज इक्वल टू फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है आपका डेट, मतलब एक ऐसी कॉस्ट जो आपको देनी है, आपका प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस में आपका आ जाएगा डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड डेट, ठीक है। अब ये चीज आप और बोल सकते हो लेबल एट विच ईपीएस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जो आपने देखा इसमें ईबीआईटी आपने देखा, मतलब सिंपल सा ये चीज है कि जो आपका ईपीएस हो वो इक्वल टू जीरो हो जाए, मतलब जो आपने ईबीआईटी में टैक्स इंटरेस्ट माइनस किया, इंटरेस्ट के बाद टैक्स माइनस किया, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, देन जीरो आ जाए। या आप ये भी बोल सकते हो कि आपका जो ईबीआईटी है वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट के बराबर आ जाए, ठीक है। फिर अगला हम बात कर रहे हैं कंबाइंड लीवरेज। इसमें कुछ नहीं है, कंबाइंड लीवरेज का मतलब होता है कि कंपनी मतलब पर्टिकुलर जो कंपनी उसमें कितना रिस्क है, टोटल रिस्क है। इसमें आपको फाइनेंशियल लीवरेज भी इंक्लूड होता है और पर्टिकुलर ऑपरेटिंग लीवरेज भी इंक्लूड होता है। इसका फॉर्मूला देख लेना आप, नहीं तो काफी। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो था हमारा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल ऑफ ईबीआईटी इज ऑन एट विच ईपीएस इज 1, ईपीएस इज इन्फिनाइट, ईपीएस इज 0, ईपीएस इज नेगेटिव। तो आपने देखा था कि जब हमारा ईपीएस 0 होता है, अर्निंग पर शेयर 0 होता है, तब हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट आता है। या हम लोग इसको और भी एक तरीके से पूछ सकता था, फाइनेंशियल ब्रेक इवन किस लेवल पे आता है, तो इसमें ये भी ऑप्शन हो सकता था ईबीआईटी इज इक्वल टू फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस। तो आपने समझा कि मान लो आपको घुमा के भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आता होगा, तो आपने सिंपल से समझा ईपीएस इज 0। जब हमारा ईपीएस 0 होगा तो वहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन लेवल आता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन द सेल्स वॉल्यूम which of the following would lead to an increase in contribution margin? Option A, variable costs remain same. Option B, variable cost per unit decreases. Option C, variable cost per unit increases. Option D, fixed cost increases. देखो इसमें ये बोला गया है कि जो आपका सेल्स वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है,
लेकिन आपका जो है कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाता है वो किस कंडीशन में हो सकता है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम रहे, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी बढ़ जाए, फिक्स कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाए। तो जो ऑप्शन पे पहले हम प्रैक्टिकलिटी इसकी समझते हैं, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझते हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे पास, एक पर्टिकुलर मान लो कंपनी है जहां पे सेलिंग कॉस्ट या सेल्स पर यूनिट है, सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपए, ठीक है। सेल्स की कंपनी ने 500 यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है जो आपकी 5 रुपए पर यूनिट है। तो सेल्स में जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तब हमारा कंट्रीब्यूशन आता है। सेल्स हमारी हो गई 500 यूनिट थी, 10 पर यूनिट थी, तो 5000 रुपए हो गई। फिर हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी थी 5 रुपए थी, 500 यूनिट हमने बनाया है, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी 25 हो गई, तो हमारा कंट्रीब्यूशन 25 हो गया। फिर हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम कर दी। वेरिएबल कॉस्ट पहले थी 5 रुपए, फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपए कर दी। हमने अपना इकोनॉमी ऑफ स्केल ले लिया या कुछ और एडवांटेज मिल गया हमें, सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी हो सकता है। तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट हो गई वो 4 रुपए हो गई, तो हमारी सेल्स तो वही 5000 रुपए हुई। फिर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट थी 500 रुपए, हमने 500 यूनिट बेची 4 रुपए में, तो हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट हो गई 2000, तो कंट्रीब्यूशन हमारा बढ़ गया। यहाँ से कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। कंट्रीब्यूशन कब बढ़ा है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट वही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज की थी, देखते हैं। फिर हम तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज, हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज तो नहीं की थी, पहले 5 रुपए थी, फिर हमने 4 रुपए कर ली थी। फिर आई थी फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन से कोई लेना ही देना नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज, तभी हमारा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुआ है। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख सकते हो, कंट्रीब्यूशन तभी हमारा इंक्रीज होगा जब हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम करेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द बिलो फीचर्स इज नॉट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, कंसीडर बोथ क्वांटिटी and quality dimension of benefits. Option B, based on the concept of cash flow generated by the decision rather than accounting profit. Option C, decisions should be oriented to maximization of profit. Option D, focus is on the value of the owners or suppliers of equity capital. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। मैंने जो पास्ट के 4 लेक्चर बताए हैं उसमें इस कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरीके बताया है। तो आप इसमें ये चीज़ पूछी गई है कि इनमें से कौन सा फीचर नहीं होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, मतलब किस फीचर, मतलब कौन सा फीचर नहीं है जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को फोकस करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो जनरेटेड बाय द डिसीजन रेदर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये तो ठीक है। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कंसेप्ट था, आपने 2 टाइप की टेक्निक पढ़ी है, डिस्काउंटिंग टेक्निक और दूसरी है आपकी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, ठीक है, कैपिटल बस्टिंग में। डिस्काउंटिंग टेक्निक जो थी उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे फोकस होता था और उसमें कैश फ्लो लेते थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट नहीं लेते थे, तो ये तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। फिर अगले में बात करते हैं, डिसीजंस शुड बी ओरिएंटेड टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल, प्रॉफिट तो आपको मैक्सिमाइज करना ही है, तो ये भी उसका पार्ट है। अगले ऑप्शन पे बात करते हैं, फोकस इज ऑन द वैल्यू ऑफ द ओनर्स और सप्लायर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। तो यार ये तो सिंपल सा है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में इसको तो फोकस करते ही हैं आप। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कंसीडर्स बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी डायमेंशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है और इसको मैंने बहुत डिटेल में बताया है कई बार, और आपको अगर पढ़ना है तो आप देख सकते हो इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। देखो यार, ये क्वेश्चन कई बार आया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और मैं चाहूँगा कि लेक्चर 1 आप देखो। लेक्चर 1 में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है, कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो हर पेपर में मान के चलो 1 से 2 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आते ही हैं। कभी कभी इसका न्यूमेरिकल भी आ जाता है, वो आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। आप लेक्चर 1 को देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया। मैच द फॉलोइंग है सिंपल। तो लिस्ट A1 के हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट विच इक्वेट्स द नेट प्रेजेंट वैल्यू टू 0। ऑप्शन बी, रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज टू द कैश आउटफ्लो। ऑप्शन सी,
परसेंटेज ऑफ एनुअल नेट इनकम अर्न ऑन एवरेज फंड इन्वेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट। ऑप्शन डी, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अरे देखो फर्स्ट लिस्ट बी का जो लिस्ट सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट है पे बैक पीरियड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पे बैक पीरियड क्या होता है। पे बैक पीरियड का होता है सिंपल सा ये फॉर्मूला, कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। पे बैक का पीरियड का मतलब ये होता है टाइम पीरियड एट विच योर कैश आउटफ्लो इज रिकवर्ड। मतलब ये होता है कि आप कितने समय में अपना जो आपने कैश इन्वेस्ट किया पर्टिकुलर बिजनेस में रिकवर कर लोगे। ठीक है, अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। सबसे लास्ट वाला ऑप्शन देखो, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल नेट कैश इनफ्लो। देखो मैंने बताया था ना कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो का मतलब होता है जो आपका इन्वेस्टमेंट है और नीचे आपका कैश इनफ्लो दिया है। तो जो लिस्ट ए का डी का है, डी का आपको पता चल गया कि ऑप्शन 1 होगा। तो डी का ऑप्शन 1 देखो, डी का ऑप्शन 1 में, ए में भी डी का ऑप्शन 1 है आंसर और सी में है। अब हमें पता चल गया या तो डी होगा या तो सी हो, या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का दो चीजें होती हैं, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो डिस्काउंट के बाद। ठीक है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू जो उनकी हो, मतलब डिस्काउंट करने के बाद कैश इनफ्लो इज इक्वल टू कैश आउटफ्लो हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये होता है जहां पे हमारा एनपीवी 0 होता है, वो उसको हम लोग इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। तो देखो किसमें दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट विच इक्वल टू एनपीवी 0, तो ए में दिया है, लिस्ट फर्स्ट के ए में दिया है। तो सेकंड का हमें पता चल गया कि ए होगा, ए का सेकंड होगा, हमें पता चल गया। अब हम ए के सेकंड में चलते हैं। तो ए का सेकंड आपने देखा सी, ए का सेकंड किसी में नहीं है, सिर्फ सी में है, और डी का फर्स्ट। तो ऑप्शन तो हमें पता चल गया हमारा सी ऑप्शन ठीक है। अब अगले पे आते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो आपका फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, जो बी में है। तो बी का जो सही आंसर होगा वो आपको पता चल गया, लिस्ट 2 का थर्ड सही होगा, तो बी का थर्ड वही सी वाला होगा। लास्ट वाला बचा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। इसका सिंपल से ये होता है एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय एनुअल इन्वेस्टमेंट, जो कि सी में है। तो आपको पता चल गया सी का चौथा, सी का जो आंसर हो गया चौथा, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी। आप अगर एक या दो इस तरीके से करोगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, ऐसे करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जेके लिमिटेड हैज अर्न 8% रिटर्न ऑन टोटल एसेट ऑफ 5 लाख एंड हैज अ नेट प्रॉफिट रेशियो ऑफ 5%, फाइंड आउट सेल्स ऑफ द फर्म। ठीक है, अब इन्होंने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं। जो हमें रिटर्न था वो 8% था, एसेट जो है हमें पता है कि तुम्हारे 5 लाख नहीं 50 लाख के हैं। ठीक है, ये हमें पता चल गया 50 लाख है। ठीक है, तो हाँ ये 50 लाख है। अब नेट प्रॉफिट रेशियो जो है तुम्हें 5% दिया है, तो हमें सेल्स फाइंड करना है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स होता है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसेट इनटू रिटर्न, जो आपके एसेट हैं उसमें रिटर्न को मल्टीप्लाई करते हैं। तो एसेट जो है हमारे 50 लाख के हैं, रिटर्न हमारा कितना परसेंट था 8%, तो हमारा ये आ गया आपका 4 लाख। 4 लाख हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हमें नेट प्रॉफिट रेशियो पता है, नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा फॉर्मूले में रखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा जो होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स होता है। नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, नेट प्रॉफिट हमें पता चल गया 4 लाख, नेट सेल्स हमें फाइंड करनी है। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा 5% है, हमने 5% रख दिया। तो हमारा जो नेट रेशियो, जब नेट सेल्स, जब हम पर्टिकुलर कैलकुलेशन करेंगे, जो नेट सेल्स है हमारी वो आ जाएगी 80 लाख। देखते हैं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन सी हमारा 80 लाख दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है नेट प्रॉफिट रेशियो का, बस इसमें क्या है कि जो आपका पर्टिकुलर डिजिट है वो चेंज हुई है और बाकी क्वेश्चन सेम था, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज
अब दो टाइप के पर्टिकुलर जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो टाइप के रिस्क होते हैं, रिस्क फ्री और दूसरा होता है रिस्क प्रीमियम, ठीक है। या आप ये भी बोल सकते हो बीटा जो होता है आपका वो होता है सिस्टमैटिक रिस्क। मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है लास्ट लेक्चर में, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो आपका अनकंट्रोलेबल नेचर होता है, माइक्रो फैक्टर के कारण आता है। इसे ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फोकस करता है, पर्टिकुलर कोई कंपनी को फोकस नहीं करता, मतलब अफेक्ट नहीं करता। सिस्टमैटिक रिस्क पूरा अपना एक एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट करता है और माइक्रो फैक्टर के कारण आता है जो आपके होते हैं PSTEL। PS मतलब P मीन्स पॉलिटिकल, S मीन्स सोशल, T मीन्स टेक्निकल और S मीन्स आपका बता दिया सोशल, T हो गया, E हो गया आपका इकोनॉमिकल, L हो गया लीगल, ठीक है। इन फैक्टर के कारण आता है, इन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। दूसरे होते हैं आपके अनसिस्टमैटिक रिस्क, जिसे आप डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो को जब डाइवर्सिफाई करते हो तो कंट्रोल कर सकते हो। ये माइक्रो फैक्टर कारण आते हैं और ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया बीटा ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट इज, अगर आपका रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है तो उसका बीटा हमेशा 0 होता है, वहां पे कोई भी पर्टिकुलर रिस्क नहीं होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, अ फर्म inventory planning period is 1 year, its inventory requirement for the period is 400 units, assume that acquisition costs are 15 per order, the carrying costs are expected to be 1 per unit per year of an item, what is EOQ? EOQ जो था आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी था। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कंसेप्ट है। इसमें ये फोकस किया जाता था कि आपका ऑप्टिमम क्या इन्वेंट्री अपने पास रखें कि आपका कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो, ठीक है, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो। अगर आप ज़्यादा इन्वेंट्री को स्टोर करके रखते हो तो आपका पर्टिकुलर कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आता है, पर्टिकुलर इंश्योरेंस कराना पड़ेगा और उनको रखने की कॉस्ट आती है और स्टोर में कॉस्ट आएगी, स्टोर में पर्टिकुलर स्टोर मैनेजर की कॉस्ट, उसको भी आप सैलरी दोगे तो उसकी कॉस्ट, ठीक है। अगर आप पर्टिकुलर ऑर्डर करोगे बार बार तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकती है और भी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो इसमें यह फोकस किया जाता है कि आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी आए, कमाए और कैरिंग कॉस्ट भी कमाए। एक ऐसा ऑर्डर फाइंड करती है EOQ, ठीक है। तो D जो है हमारा एनुअल डिमांड है जो कि 400 यूनिट है। S जो है हमारी एक्विजिशन कॉस्ट है, पर्टिकुलर लाने की कॉस्ट 50 पर ऑर्डर है। H जो है हमारा कैरिंग कॉस्ट है 1 पर यूनिट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है √2 इंटू D इंटू S डिवाइडेड बाय H, ठीक है। तो 2 आपने लिखा, D आपको पता है 400 यूनिट है, S आपको पता है 50 पर यूनिट है, H आपको पता है 1, तो आपका ये आ जाएगा 40,000। 40,000 को जब हम अंडर रूट से तोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 200 यूनिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो मार्केटिंग या किसी और के लेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस हो चुका है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए किस चीज़ के नेक्स्ट जो MCQ हम करें, जिस भी पेपर 2 में, तो हम पेपर 2 में उस चीज़ के MCQ करेंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट MCQ है। चाहे वो मार्केटिंग हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो सकता है, HRM हो सकता है, आप जिसके बोलेंगे उसके करेंगे। थैंक यू।